नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ निकिता सजवान ममगई। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। एक्शन में सीएम धामी, जन सुनवाई में अफसरों को दिया अल्टीमेटम। बोले जन समस्याओं का समय पर हो निपटारा, फरियादियों को न लगवाएं दफ्तरों के चक्कर। सीएम धामी का बड़ा फैसला, बाघों की सुरक्षा के लिए टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स संभालेगी मोर्चा। प्रदेश में बनेंगे 10 नए रेस्क्यू सेंटर। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने दी रोडवेज यात्रियों को सौगात। आने जाने के टिकट पर बम्पर डिस्काउंट। रोडवेज बसों में 1 अगस्त से शुरू हो रही नई व्यवस्था। और राजधानी देहरादून में दीपक गुप्ता हत्याकांड का खुलासा। मृतक ने बनाया था अनैतिक संबंध बनाने का दबाव। बचाव में हत्यारोपी ने वारदात को दिया अंजाम। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ। शुक्रवार को सीएम धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के कई क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जन समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि आमजन को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। सीएम ने कहा कि प्रदेशवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना सरकार का दायित्व है। वहीं सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन सुनवाई की व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावी बनाया जाए ताकि प्रदेश के हर नागरिक को समय पर न्याय मिल सके। अब राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स तैनात की जाएगी। देहरादून स्थित सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हुई उत्तराखंड राज्य वन जीव बोर्ड की 23वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में वन जीव संरक्षण, मानव वन जीव संघर्ष की रोकथाम, जैव विविधता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही इको टूरिज्म के सतत विकास और वन संपदा के संरक्षण को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों और जंगलों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एसटीपीएफ गठित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सीएम ने मानव वन जीव संघर्ष रोकने के लिए और भटके हुए जानवरों के रेस्क्यू के लिए 10 ट्रांजिट सेंटर बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। हमारे राज्य में वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट का बहुत बड़ा महत्व है और हमारा 70% से ज़्यादा भूभाग यहाँ का फॉरेस्ट है। तो इसलिए हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे राज्य का विकास, मैं अगर कहूँ कि वन विभाग से होकर गुजरता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए इस प्रकार की बैठकों से यहाँ के विकास के मार्ग खुलेंगे। कुछ समस्याएं हैं आसपास के क्षेत्रों में, राज्य की विकास योजनाएं हैं, उन सभी को बहुत गति मिलेगी। उनको आगे बढ़ने का तेजी से जो है मार्ग प्रशस्त होगा। उत्तराखंड सरकार रोडवेज यात्रियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। उत्तराखंड परिवहन निगम 1 अगस्त से यात्रियों के लिए नई रियायत योजना लागू करने जा रहा है। योजना के तहत आने जाने का टिकट एक साथ बुक करने पर 10% तक की छूट मिलेगी। वहीं 6 या उससे ज्यादा यात्रियों के समूह को भी किराए में विशेष रियायत दी जाएगी। यह सुविधा ऑनलाइन बुकिंग के साथ ही बस अड्डों के टिकट काउंटर पर उपलब्ध होगी। उत्तराखंड परिवहन निगम में सोचता हूँ कि यात्रियों की सुविधा के लिए रोज नए कार्य कर रहे हैं। अच्छी बसें हों, साफ़ सुथरी हों, स्वच्छ हों, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और यात्रियों को काफ़ी अच्छी बसें प्रोवाइड करा रहे हैं। वॉल्वो हों, चाहे एसी बसें हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बसें हों, और ऑनलाइन टिकट बुकिंग का प्रावधान भी किया गया है। QR कोड के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यात्रियों को आने जाने का टिकट अगर इकट्ठा बुक करते हैं उसमें 10% की छूट भी प्रदान की गई है। और भी कई सारी योजनाएं हैं जिससे कि यात्रियों को सुविधा मिल सके और उत्तराखंड परिवहन निगम की आय बढ़ सके। पौड़ी में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को 25 जुलाई तक व्यवस्थाएं हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि यात्रा के मद्देनजर जिले को 7 जोन और 23 सेक्टर में बांटा गया है। अधिकारियों को स्वच्छता, पेयजल, पिंक टॉयलेट, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग और भीड़ नियंत्रण की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। में हमारा कांवड़ मेला अब शुरू होने वाला है और उसके संबंध में लगभग सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और हमारे यहाँ पे 7 जोन्स और 23 सुपर जोन्स ये सेक्टर्स बनाए गए हैं और आज सभी जोनल मैजिस्ट्रेट, सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स की बैठक ली गई। उन सभी ने अपने अपने एरियाज़ को 22 तारीख को बोला गया था देखने के लिए, तो सभी ने देख भी लिया था और उनकी कुछ छोटी मोटी ऑब्जर्वेशंस थी कि कहीं पर अगर लाइट नहीं जल रही है या फिर कहीं पर पानी का फ्लो कम है या कहीं पर सड़क में और थोड़ी इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है कच्ची सड़क में। तो इस प्रकार के सारे पॉइंट्स आज
आज नोट कराए गए हैं संबंधित विभागों को, और वो सभी 25 तारीख तक ठीक कर लिए जाएंगे। और साथ में ये सेक्टर जोनल पूरे दौरान वहाँ पे तैनात भी रहेंगे और डेली रिपोर्टिंग भी करेंगे, जिससे कि यात्रियों को, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना। गदरपुर से केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर योजना की अलग अलग तस्वीर सामने आई है। दरअसल यहां साल 2017-18 में तत्कालीन नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने गदरपुर के पीपलिया नंबर 1 और बरी राय ग्राम सभा के सुंदरपुर में करीब 19 लाख रुपए की लागत से 3 एकड़ जमीन पर अमृत सरोवर की नींव रखी। लेकिन आज धरातल पर पीपलिया नंबर 1 पर बना सरोवर महिलाओं की आजीविका का केंद्र बना है। वहीं बरी राय ग्राम सभा के सुंदरपुर में बना अमृत सरोवर अब पूरी तरह बंजर हो चुका है। हालांकि अब इस पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने संज्ञान लिया है। तो हम यही वो करते हैं विभाग से, और आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे इस तालाब का, ये 3 एकड़ तालाब है, ऐसा तालाब हमने आसपास में कहीं देखा नहीं है। हमारा तालाब में मछली का उत्पादन हो रहा है, जिससे आय इनकम भी हो रहा है। तो इसका थोड़ा पटान हो साइड का, और इसमें कुछ स्ट्रीट लाइटें लगे, और मेन है कैमरा। कम से कम 6 कैमरे तालाब में हमें चाहिए, ताकि मछली की चोरी और ये कुछ शरारती लोग होते हैं जो मछली कुछ अभी ये लोग महिला सहायता डॉक्टर के पास भी गए थे कि इनका मछली 2 कुंटल के आसपास इनका मछली मर चुका है। तो वो सारे कारण की देखने के लिए कहीं कुछ तालाब में डाल तो नहीं रहा है, कोई कुछ गंदगी तो नहीं डाल रहा है। ये चीज़ को रोकथाम करने के लिए हमें इन सब उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। हमने पूरी एक व्यवस्था बनाई है यहाँ पे कि समूहों के माध्यम से, तो महिला समूहों के माध्यम से इनकी देखरेख की जाएगी। और अभी एक हमारा समूह तैयार हुआ जिसने मछली पालन का भी काम अमृत सरोवर में शुरू किया है। तो वो हम लोगों ने टेस्ट फेज में कराया था, वो सक्सेसफुल हुआ है। तो अब ये सारे ही जितने अमृत सरोवर हैं सब महिला समूहों को दिए जाएंगे, ताकि उनकी आय भी बढ़ सके। वो उसके माध्यम से अब हम लोग गदरपुर में एक फिश कटलेट्स की भी हम लोग को मोबाइल यूनिट आउटलेट दे रहे हैं पूरा, तो उस माध्यम से उनको रोजगार के साधन दिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कितना महिला समूहों के लिए रीप परियोजना और SHGs जो हमारा NRLM की परियोजना चल रही है, उनके माध्यम से जो भी उनको बेनिफिट्स दे सकते हैं वो हम लोग देंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर पेपर लीक की खबर ने शिक्षा तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का परीक्षा पेपर लीक हुआ है, और इस खेल को सहायक प्रोफेसर ने ही अंजाम दिया है। कैसे व्हाट्सएप ग्रुप से पेपर लीक का खेल रचा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में फिर पेपर लीक। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षा का पेपर लीक। पेपर लीक से शिक्षा तंत्र पर उठे सवाल। सहायक प्रोफेसर निकला नकल माफिया। देश भर में छात्रों से जुड़े मुद्दों पर बढ़ता आक्रोश अब उत्तराखंड भी पहुंच गया है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है कि फिर से शिक्षा तंत्र पर सवाल उठने लगे। देहरादून के शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में परीक्षा से पहले पेपर लीक हो गया। मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब्जेक्ट का पेपर परीक्षा से पहले ही छात्रों तक व्हाट्सएप और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पहुंचा दिया गया। इतना नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड थ्योरी सब्जेक्ट की गोपनीयता पर भी गंभीर आशंका जताई गई है, क्योंकि इस सब्जेक्ट का पेपर आरोपी सहायक प्रोफेसर ने ही तैयार किया था। इस मामले में पुलिस ने पेपर लीक करने वाले आरोपी सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को झाझरा से गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक श्री विनय कुमार पटेल द्वारा पुलिस को एक कंप्लेंट दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि 7 और 8 तारीख को इनकी आंतरिक परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न पत्र निर्धारित था उसके लिए जो भी प्रोफेसर उनके द्वारा नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा परीक्षा की गोपनीयता को भंग करते हुए उस प्रश्न पत्र को अपने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उसके द्वारा वो प्रश्न पत्र लीक किया गया था। तत्काल जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया था, एसओ प्रेमनगर ने तत्काल पर अभियोग पंजीकृत करते हुए संबंधित सभी जानकारियों को इकट्ठा करते हुए और इनकी आंतरिक जाँच की रिपोर्ट को भी सम्मिलित करते हुए आज जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी अरेस्टिंग की गई है। और उससे जो आंतरिक सुरक्षा या आंतरिक परीक्षा की जो भी इनकी तैयारियों के संबंध में जो भी इनके तैयारियां थी या जिस तरीके से इन्होंने ये कार्य किया जाना था, उसकी सभी जो दस्तावेज हैं वो प्राप्त किए गए हैं। अभी तत्काल इनकी अरेस्टिंग की गई है। जो मुख्य अभियुक्त है आशीष गुप्ता, इनको अभियोग पंजीकृत करते हुए इनकी अरेस्टिंग करके न्यायिक परीक्षा में भेजा जाएगा। उधर उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने दोनों विषयों की परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है।
साथ ही आरोपी सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता को अगले 7 सालों तक विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा संबंधी कार्य से प्रतिबंधित कर दिया है। अब इन दोनों विषयों की परीक्षा दोबारा अगस्त के तीसरे हफ्ते में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा प्रदेश की कई इंजीनियरिंग संस्थानों में होगी और नई डेटशीट जल्द ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। जिन संस्थानों में दोबारा परीक्षा होनी है उनमें बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ एल्पाइड साइंसेज भीमताल, तुलाज इंस्टीट्यूट देहरादून, विपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिक संस्थान द्वारहाट, रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देहरादून, जयराम भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, माया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, TSDC इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टिहरी, नन्नी परी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान पिथौरागढ़, वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपेश्वर शामिल है। जिस बच्चे इस परीक्षा को दे रहे थे 355 बच्चे, वो कई अलग अलग कॉलेजेस के भी थे, तो वो प्रभावित तो होंगे ही, क्योंकि उनको एक बार और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन इससे एक ट्रांसपेरेंसी भी आती है कि आपने प्रिकॉशन ले लिया कि एक टीचर ने एक पेपर आउट किया है, उसने कहीं दूसरा पेपर तो नहीं आउट कर दिया, तो बच्चों को एक जस्टिस मिले, इसलिए हमने ये स्टेप उठाया। आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता को लेकर जांच लगातार गहराती जा रही है। आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर पिछले करीब 16 सालों से उत्तराखंड के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर चुका है। इस दौरान उसने कई बार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी भी निभाई। ऐसे में जांच एजेंसियों को आशंका है कि वर्तमान मामले से पहले भी कुछ परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो सकते हैं। इसी वजह से 2010 से अब तक आयोजित कई परीक्षाएं जांच के दायरे में आ गई हैं। मामले में अब ये भी जांच की जा रही है कि पेपर लीक की घटना केवल वर्तमान परीक्षा तक सीमित थी या पिछले सालों में इसी तरह की घटनाएं हुई थी। देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट रफ्तार मीडिया। रुद्रपुर में जल्दी हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी शुरू होने जा रही है। नगर निगम और जिला प्रशासन ने पुरानी तहसील भवन में प्रस्तावित लाइब्रेरी के लिए तैयारियां तेज कर दी है। लाइब्रेरी में बुक बैंक, कंप्यूटर लैब, हाई स्पीड इंटरनेट, ई-लर्निंग और डिजिटल स्टडी मटेरियल जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय के जो दिशा निर्देश है, हमारे यहाँ पे जनपद में जहाँ पे भी हम बच्चों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं पढ़ाई का, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के जो डायरेक्शन है उस पर लगातार काम चल रहा है। हमारा जो जनपद उधम सिंह नगर है उसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 15 हमारी जो लाइब्रेरीज बन चुकी हैं अभी नई, एंड बाकी भी निरंतर बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशन में हम लोग रुद्रपुर के अंदर एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं, जिसके तहत माननीय जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया जी से हमने निवेदन किया था कि ये जो ऑफिस है जहाँ पहले रजिस्ट्री कभी होती थी, ये ऑफिस की बिल्डिंग हमें उपलब्ध कराई जाए, जिससे हम यहाँ अपने शहर के युवाओं के लिए एक अच्छी डिजिटल लाइब्रेरी बना सकें। रुद्रपुर में जल संरक्षण और भूजल संवर्धन को लेकर विकास भवन में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पीका नदी के पुनर्जीवन, भूजल और जल संरक्षण योजनाओं पर विशेषज्ञों ने मंथन किया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को जन भागीदारी के साथ समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जिलाधिकारी महोदय के जो दिशा निर्देश रहे हैं हमारे यहाँ पे जनपद में, जो सारा प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स को कैसे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर आज यहाँ पे एक वर्कशॉप रखी गई थी, जिसमें IIT रुड़की के प्रोफेसर आए थे और हमारे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के यहाँ पे प्रतिनिधि आए थे। एंड उन्होंने हमें पूरे जनपद के जो इश्यूज थे, कौन सा हमारा ब्लॉक सेमी क्रिटिकल है, कहाँ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ज्यादा है, कहाँ आर्टिजियंस का ऑटो फ्लो कम रहता है, इन सब पे आज काफी विस्तृत चर्चा हुई और कैसे हम अपने जनपद में एक नदी जो हमारी फीका नदी चयनित है उसका रिजुविनेशन। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हल्द्वानी में छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। यहां बड़ी संख्या में छात्रों ने MBPG कॉलेज से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की काल्पनिक अर्थी को निकाला। नाराज छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्र और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई। नाराज छात्रों ने DM कार्यालय का घेराव किया।
खत्म हो चुकी है, इतने लोगों की हत्या हो चुकी है, इतने लोग मर चुके हैं। मैं तो यही कहता हूँ, याद करिए वो जमाना जब महात्मा गांधी आंदोलन करते थे, ब्रिटिश सरकार जिनके पास बंदूकें तक हुआ करती थी, आज तो आंसू गोले से लड़ाई कर रहे हैं। हम तो वो भी खाने को तैयार है, गोली मारोगे गोली खाने को भी तैयार है। हम छात्र डरते नहीं है, क्योंकि छात्र क्यों नहीं डरते? हमारी शरीर में पहाड़ की मिट्टी का खून है और वो अभी भी दौड़ता है और डरते नहीं है हम, चाहे जिलाधिकारी हो चाहे एसएसपी हो। याद रखिए वो दिन जब महात्मा गांधी जैसे आदमी को भी लोग 10-10, 20-20 बार पूछते थे, लेकिन आज हम छात्रों को ना पूछा जा रहा है तो सिर्फ लाठी और डंडों से पूछा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता है तो हम राजभवन घेराव करेंगे और रोडों में सड़कों में आकर अगर खून का कतरा भी हमारा जाएगा। हमने पहले भी आंदोलन किया है इस प्रदेश के लिए, हमने पहले भी बहुत आंदोलन कर चुके इस प्रदेश के लिए, हमेशा तत्पर तैयार है। हरिद्वार में भी कांग्रेसियों ने छात्रों के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने देवपुरा चौक से भगत सिंह चौक तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान सरकार के खिलाफ हल्ला बोल हुआ, साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान सड़क से गुजर रही बीजेपी का झंडा लगी गाड़ी को भी प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। हालांकि लोगों को समझाने के बाद गाड़ी वहां से जाने दी गई। बहुत ही निंदनीय है भारत सरकार के पिछड़ावादी दिखा रही है, कितनी पिछड़ी हुई है। स्टूडेंट वहाँ गए, बच्चे गए देश के, कोई और नहीं गया था, कोई आतंकवादी नहीं गया, तो देश के बच्चे गए थे वहाँ पर। और वो बच्चे सिर्फ सिंपल तरीके से मांग करने गए थे देश से कि हमारे देश में सही तरीके से पेपर हो। उसे भी वहाँ पर पुलिस के द्वारा डंडे बरसाकर देश ने आतंकवादियों की तरह वहाँ पर जो अत्याचार करा, आंसू गैस के गोले फेंके गए। क्या हम आतंकवादी स्टूडेंट अपनी मांग करने गए थे? नीट के पेपर ये ट्रिपलिंग तरीके से कर देते हैं, 5 बार नीट का पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं करती है। धर्मेंद्र प्रधान जी वहाँ पर ये जवाब नहीं देने, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं ले रहे। गदरपुर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस युवा नेता जगदीप सिंह विर्क ने सरकार पर तीखा प्रहार किया है। जगदीप सिंह विर्क ने कहा कि बीजेपी सरकार देश के लाखों छात्रों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां भांजी जा रही है, लेकिन अब ये गुंडागर्दी बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी। आज छात्रों के गूंज प्रोग्राम पूरे देश के अंदर चल रहा है। छात्रों की आवाज, कभी आपने देखा कि छात्रों के गूंज प्रोग्राम में उन्होंने किसी पार्टी की बात की हो, किसी भाजपा के खिलाफ बात की हो? वो कहते हैं हम युवाओं की आवाज उठाना चाहते हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं और युवाओं के साथ रहेंगे। जंतर मंतर पर सीजेपी जो प्रोटेस्ट कर रही है, उस प्रोटेस्ट को आप क्या देखते हैं? राहुल गांधी जी ने बच्चों का साथ देने का वादा किया, वो आज भी उनका साथ दे रहे हैं और साथ में खड़े हैं। वो कभी भी उस जंतर मंतर पर नहीं गए राहुल गांधी जी, लेकिन संसद में उनका काम है विपक्ष की आवाज उठाना, बच्चों के मुद्दे उठाना। वो वहां पर निरंतर उठाते रहे और पूरे देश में जाकर उठा रहे हैं। और गदरपुर में बाल श्रम के खिलाफ प्रशासन का सख्त एक्शन देखने को मिला है। यहाँ श्रम प्रवर्तन अधिकारी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत होटल, ढाबों और दुकानों में छापेमार कार्रवाई हुई। बावजूद इसके गदरपुर बाजार में कोई भी बाल श्रम नहीं मिला। हालांकि इस कार्रवाई का व्यापारियों ने विरोध किया। ये रोज का काम है इनका, ये रोज आ जा रहे हैं। अभी ये खुद तारीख दिखा रहे हैं कि ये पिछले 29/6 में आए हैं। 29/6 के बाद अभी आज 24 तारीख है। अब देखिए 25 दिन हुए मुश्किल से। ये रोजाना इनका यही काम है, व्यापारियों का उत्पीड़न करने आते हैं। और पूरी बारात है, देखिए 10-12 लोग हैं और साथ में पुलिस बल है। और ये जिस दुकान पे जाएंगे, क्या वो दुकानदार डरेगा नहीं? क्या दुकानदार वैसे बेचारा हमारा व्यापारी वर्ग कमजोर होता है, बहुत डरता है इन चीज़ों से। अगर ये जिस भी दुकान के अंदर जाएंगे वहाँ ना तो कोई ग्राहक जाएगा और व्यापारी और घबराएगा। हल्द्वानी में एसएसपी मंजुना टीसी की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ ही कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान एसएसपी ने बताया कि बीते महीने में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। पुलिस अधिकारियों की कोशिश है कि अपराध पर लगातार प्रभावी नियंत्रण बना रहे, लिहाजा पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। और पिछले माह जो है आप सबको पता होगा, जून का एंड तक तो लगातार जो हमारा कैंची धाम मेला, यातायात सीजन के चलते अपराधों पर फोकस जो है उस लेवल पर नहीं था। तो अब उसके बाद जो है जुलाई माह में जो चल रहा है अभी वर्तमान में, जो पूर्व में के 2 माह का सभी समीक्षा हम कर रहे हैं। और यही मेन निर्देश है कि अपराध जो है, संगठित अपराध विशेष रूप से उस पर फोकस करके कार्रवाई करें। हमारा जनपद में जो भी संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं और महत्वपूर्ण अपराध जैसे कि हत्या, लूट और मतलब रेप, पॉक्सो, इन सभी मामलों में समयांतर्गत चार्जशीटें प्रेषित करना और सभी अक्यूज को नैब करके कार्रवाई करना। और इस बार फोकस ये भी कर रहा है कि गर्मी के महीनों में हमने देखा कुछ जगहों पे चोरियों की वारदात ज्यादा हो रखी है, उस पर कैसे हमने सघन गश्त करना है। राजधानी देहरादून के पटेल नगर में हुई दीपक गुप्ता की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है।
सदर सीईओ अंकित कंडारी ने बताया कि अनैतिक संबंध बनाने को लेकर हुए विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी रोहन प्रजापति देहरादून के एक निजी कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है। मृतक दीपक गुप्ता से उसकी पहचान सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से हुई थी। वो ऑनलाइन ट्रेडिंग सीखने के उद्देश्य से दीपक के संपर्क में आया था। पुलिस ने बताया कि हत्यारोपी को अदालत में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। मौके पर यह देखा गया कि दीपक गुप्ता जी की लाश उनके कमरे में गिरी हुई है। एफएसएल द्वारा वहां पे एविडेंस कलेक्शन किए गए। संदिग्धता के आधार पर रोहन प्रजापति को हिरासत में लिया गया तथा थाना जाकर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर तथा आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर यह देखा गया कि रोहन प्रजापति तथा दीपक गुप्ता एक ऐप के थ्रू एक दूसरे के संपर्क में आए थे और 2 दिन पहले इनकी मुलाकात हुई थी। इसी संदर्भ में आज रोहन प्रजापति फिर से दीपक गुप्ता से मिलने आया था। इसी बीच अनैतिक संबंध बनाने से रिलेटेड इनके मध्य डिस्प्यूट हुआ। इसी गहमा गहमी में रोहन प्रजापति के द्वारा चाकू से दीपक गुप्ता पे वार किया गया तथा उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसके बाद पूछताछ के बाद रोहन प्रजापति को गिरफ्तार कर दिया गया। राजमान्य न्यायालय के समक्ष उनको पेश किया जा रहा है तथा उनकी रिमांड ली जा रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस का। एक्शन में सीएम धामी, जनसुनवाई में अफसरों को दिया अल्टीमेटम। बोले जन समस्याओं का समय पर हो निपटारा, फरियादियों को न लगवाएं दफ्तरों के चक्कर। सीएम धामी का बड़ा फैसला, बाघों की सुरक्षा के लिए टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स संभालेगी मोर्चा। प्रदेश में बनेंगे 10 नए रेस्क्यू सेंटर। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने दी रोडवेज यात्रियों को सौगात। आने जाने के टिकट पर बम्पर डिस्काउंट। रोडवेज बसों में 1 अगस्त से शुरू हो रही नई व्यवस्था। और राजधानी देहरादून में दीपक गुप्ता हत्याकांड का खुलासा। मृतक ने बनाया था अनैतिक संबंध बनाने का दबाव। बचाव में हत्यारोपी ने वारदात को दिया अंजाम।